सीधा पॉइंट पर आते हैं। सोचिए किसी बिजनेस का टर्नओवर अचानक 1 करोड़ रुपए पार कर जाए, या फिर कोई डॉक्टर या आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स हों और उनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लें, तो क्या होगा? दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ एंट्री होती है टैक्स ऑडिट की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 63 के तहत इसी टैक्स ऑडिट की पूरी ABCD डिकोड करने वाले हैं। अब आप शायद सोच रहे हों कि भाई अगर ऑडिट नहीं कराया तो क्या ही हो जाएगा? तो सुनिए, दांव पर लगे हैं पूरे 1,50,000 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर इन शर्तों को हल्के में लिया गया तो सीधा 1.5 लाख तक की भारी भरकम पेनल्टी लग सकती है। तो मामला काफी सीरियस है। और बात सिर्फ पेनाल्टी पर आकर खत्म नहीं होती। एक छोटी सी चूक पूरे के पूरे इनकम टैक्स रिटर्न्स को डिफेक्टिव या कह लें रद्दी के कागज के बराबर कर सकती है। इसीलिए आज की हमारी ये चर्चा एक अल्टीमेट गाइड है, ताकि इन महंगी कंप्लायंस गलतियों से बचा जा सके। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। हम देखेंगे कि ऑडिट आखिर किसे चाहिए, डेडलाइंस क्या है, सही फॉर्म कैसे चुनें, पेनल्टीज क्या हैं, आपका ऑडिटर कौन हो सकता है, और आखिर में ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने के रूल्स क्या हैं। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। आखिर ये टैक्स ऑडिट करवाना किसे है? सेक्शन 63 के तहत बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। पहली, बड़े बिजनेस। अगर टोटल सेल्स 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है और आपका कैश लेन देन 5% से कम है तो ऑडिट मस्ट है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं बाकी बिजनेस, जहां टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। तीसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे वकील या CA, अगर उनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हैं। और चौथी कैटेगरी, वो है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वालों की। अगर आपने तय सीमा से कम मुनाफा डिक्लेयर किया है तो भी ऑडिट के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो अच्छों से मिस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा चेक यूज होता है जो अकाउंट पे ही नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे कैश यानी नकद ही मानेगा। मतलब ऐसे चेक का अमाउंट उस 5% वाली कैश लिमिट में सीधा जुड़ जाएगा। ये एक छोटी सी बात है जो बहुत भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। डेडलाइंस और स्पेसिफाइड डेट्स का क्या चक्कर है? देखिए, सेक्शन 63 में बार बार एक टर्म आता है, स्पेसिफाइड डेट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो भी आखिरी तारीख है उससे ठीक 1 महीना पहले की डेट, यानी एक्चुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने से पूरे 1 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी ही होगी। ये एक गोल्डन रूल है। टाइमलाइन को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जिनका ऑडिट नहीं होना है उनके रिटर्न की लास्ट डेट 31 अगस्त है, ठीक है, लेकिन कंपनीज के रिटर्न की डेट होती है 31 अक्टूबर। तो रूल के हिसाब से उनकी ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने पहले यानी 30 सितंबर तक चली जानी चाहिए। और अगर मामला ट्रांसफर प्राइसिंग का है, जहां रिटर्न की डेट 30 नवंबर होती है, तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 31 अक्टूबर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। फॉर्म कौन सा भरना है, क्योंकि सही फॉर्म नहीं चुना तो सीधा रिजेक्शन मिलेगा। तो फॉर्म 26 को लेकर 2 रास्ते हैं। अगर कंपनी का ऑडिट पहले ही किसी और कानून जैसे कंपनीज एक्ट में हो चुका है तो रिलैक्स, डबल मेहनत नहीं करनी, बस फॉर्म 26 का पार्ट A और साथ में पार्ट C और D भर दीजिए, काम खत्म। लेकिन अगर आपका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के लिए हो रहा है, तब आपको फॉर्म 26 का पार्ट B यूज करना होगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे और सबसे सीरियस टॉपिक की। कंप्लायंस नहीं किया तो पेनाल्टी क्या होगी? याद है, मैंने शुरुआत में 1.5 लाख रुपए की बात की थी। वो कैलकुलेट कैसे होता है? टैक्स ऑफिसर 2 चीजें देखते हैं। पहला, आपकी टोटल सेल्स या टर्नओवर का 5%, और दूसरा 1,50,000 रुपए का मैक्सिमम अमाउंट। इन दोनों में से जो भी रकम कम होगी, एग्जैक्टली वो ही पेनाल्टी के रूप में लगाई जाएगी। और पेनाल्टी के अलावा एक छिपा हुआ खतरा और भी है। मान लीजिए ऑडिट तो करा लिया, लेकिन रिटर्न फाइल करते वक्त उसमें ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल्स जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डालना भूल गए, तो पता है क्या होगा? पूरा रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। मतलब कानूनी नजरों में जैसे कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया गया, सारी की सारी मेहनत पानी में। पर घबराइए मत, कानून में थोड़ी राहत भी है। सेक्शन 470 के तहत एक रिलीफ मिलता है। अगर कोई गलती हुई है लेकिन उसका कोई जेन्युइन और सॉलिड कारण है जिसे रीजनेबल कॉज साबित किया जा सके, तो पेनाल्टी माफ भी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर है जो सच में किसी मजबूरी में फंस गए थे। हमारा 5वां पॉइंट, आखिर ये ऑडिट कर कौन सकता है? रूल एकदम क्लियर है,
टैक्स ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए ही कर सकता है। और हाँ, सिर्फ सीए होना काफी नहीं है, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के सेक्शन 6(1) के तहत एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। इसके बिना ऑडिट रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अब सेक्शन 515(3)(b ये भी साफ कर देता है कि कौन ऑडिट बिल्कुल नहीं कर सकता। ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो अगर कोई खुद बिजनेस का मालिक है, पार्टनर है, कंपनी का डायरेक्टर है, रिश्तेदार है, कर्मचारी है या किसी का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। और हाँ, अगर पिछले 10 साल में फ्रॉड का कोई केस साबित हुआ है, तो वो भी इस लिस्ट से बाहर हैं। आज़ादी और निष्पक्षता यहाँ सबसे बड़ी शर्त है। और आखिर में हमारा छठा पॉइंट, जो एक बोनस टिप की तरह है, ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना। सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। मान लीजिए रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, लेकिन बाद में सेक्शन 35 या 37 के तहत कोई ऐसा पेमेंट किया गया जिससे कैलकुलेशन ही बदल गई, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले एक रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट जमा की जा सकती है। अपने गलतियों या बदलावों को सुधारने का ये एक बेहतरीन मौका होता है। तो जाते जाते ये सवाल खुद से पूछिएगा, क्या सिर्फ एक छोटी सी डेडलाइन मिस करने के चक्कर में पूरे टैक्स रिटर्न को अमान्य करने का रिस्क लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, राइट? आज की इस चर्चा से एकदम साफ है कि सेक्शन 63 के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। सही टाइम, सही फॉर्म और सही ऑडिटर, इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही भारी पेनल्टीज और परेशानियों से बचा सकता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।